और करौली हिंसा में बड़ा अपडेट। मामले में अब तक कुल 25 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। करौली थाना अधिकारी की ओर से भी एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में 37 लोग नामजद हैं। दोनों पक्षों की ओर से अब तक 24 एफआईआर दर्ज हुई है। मौके पर मिले फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान हुई। 40 से ज्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है। मामले में अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 नाबालिगों को भी दस्तयाब किया जा चुका है। और करौली में 15 अप्रैल तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। आज कर्फ्यू में 12 घंटे की ढील दी गई है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। तो करौली में हालात अब सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। कर्फ्यू में छूट का दायरा सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 12 घंटे की ढील कर्फ्यू में दी गई है। और इसका नतीजा ये है कि पूरा करौली, सारे करौली वासी आसानी से बाजार में घूम फिर पा रहे हैं, अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद रहे हैं और अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। शाम को 6 बजे के बाद में एक बार फिर से मुनादी पिटवाई जाती है ताकि कर्फ्यू फिर से शुरू किया जा सके शाम को 6 बजे के बाद, यानी कि 6 बजे से पहले लोग अपने घरों की तरफ लौट जाते हैं। या आसान शब्दों में कहें कि करौली का सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर लौटता हुआ। धर्मेंद्र शर्मा करौली से हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। धर्मेंद्र, क्या स्थिति, क्या तस्वीरें अब करौली की जब छूट का दायरा 12 घंटे तक पहुंच गया है? देखिए, जिस तरह से छूट का दायरा बढ़ रहा है उसी के साथ साथ करौली का जो सामान्य जनजीवन है फिर से सामान्य होता नजर आ रहा है। आज पूरी तरह सारे बाजार खुले गए हैं। वाहनों को भी बाजार में जाने की अनुमति दी गई है। जो दुकानों पर सामान लोडिंग लाने ले जाने वाले जो वाहन है उनको छूट दी गई है। साथ ही सामान्य जन को भी वाहनों की अनुमति दी गई है। और सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जो कर्फ्यू में ढील दी गई है उससे सारे बाजार पूरी तरह खुले हुए हैं। बाजारों में अच्छी रौनक देखने को मिल रही है, चहल पहल बढ़ी है। साथ ही जो मजदूर और जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं वो भी अपने कामों पर जा रहे हैं। साथ ही जो भवन निर्माण या अन्य काम जो अटके हुए थे वो भी शुरू हुए हैं। और सबसे बड़ी बात राहत की ये है कि जो इंटरनेट सेवा जो बहाल हुई है उसके बाद से डिजिटल लेन देन हो, चाहे ई मित्र के काम हो या आवेदन करना हो, वो सारे काम दोबारा से शुरू होने लगे हैं। साथ ही कई सरकारी कामकाज भी जो नेट बंदी के कारण अटका पड़ा था वो भी फिर से शुरू हुआ है। जी आसिफ। धर्मेंद्र, एफआईआर को लेकर क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि एफआईआर जो दर्ज होने का सिलसिला है वो अभी भी जारी है? जी आसिफ, बताना चाहूंगा, देखिए आप एफआईआर दर्ज होने का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक करौली थाना अधिकारी की ओर से एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें 37 लोग दोनों पक्षों की ओर से नामजद थे, जबकि 24 एफआईआर घटना के बाद से अब तक और दर्ज। और एक बार फिर से तस्वीरें सीएम गहलोत की पीसीसी दफ्तर। सीएम अशोक गहलोत यहां पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। यहां पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर सर्किल पर नमन करने के बाद अब पीसीसी दफ्तर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये तस्वीरें पीसीसी दफ्तर से। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। हाँ सर। और यहाँ पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और ये तस्वीरें
पीसीसी दफ्तर से, जहां पर अंबेडकर को नमन करने के बाद लोगों से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए, और ये गोविंद सिंह डोटासरा के कक्ष में जो पीसीसी चीफ का कमरा है उस तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। और उससे पहले अंबेडकर सर्किल की ये तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन किया। उसके बाद पीसीसी दफ्तर पहुंचे। तस्वीरें पीसीसी दफ्तर की और दूसरी तस्वीरें अंबेडकर सर्किल की। ये दो तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अंबेडकर को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अंबेडकर को नमन करने के लिए, कुछ मंत्री भी उनके साथ मौजूद थे। सबसे पहले तस्वीरें अंबेडकर सर्किल की। इसी अंबेडकर सर्किल के ऊपर मंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मंत्री ममता भूपेश भी पहुंची थी। मंत्री टीकाराम जूली भी यहां पर मौजूद थे। यहां नमन करने के बाद सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसीसी दफ्तर पहुंचे। वहां जाकर भी उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को नमन किया। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। आगे मत जाओ। और 12 में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। पति के साथ बाइक से कोटा जा रहा था परिवार। ट्रक की चपेट में आए दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे से लोगों में हड़कंप मच गया। दोनों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। बारह में ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां ट्रक की चपेट में दो लोग आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल इन दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। हादसे से आसपास के इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
और भरतपुर में डिवाइडर से कार टकरा गई। आवारा जानवरों के सामने आने से यह हादसा हुआ। बेकाबू होकर सड़क किनारे खाई में गिरी थी कार में सवार चालक और एक छोटे बच्चे को चोटें आई हैं। शीशा तोड़कर पुलिस ने दोनों को निकाल लिया। पूरी तरीके से कार क्षतिग्रस्त हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के सर्कुलर रोड की घटना बताई जा रही है। गनीमत ये रही कि इस एक्सीडेंट में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। जोधपुर में एसीबी की कार्रवाई। उप निवेशन विभाग का वरिष्ठ सहायक ट्रैक हुआ है। 18,25,000 रुपए के साथ गिरफ्तार हुआ। आरोपी के घर और अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। जोधपुर ग्रामीण इकाई की कार्रवाई। वरिष्ठ सहायक उप निवेशन विभाग नाचना जैसलमेर में कार्यरत है। कैलाश चंद्र निजी वाहन से जयपुर जा रहा था। नंबरों की गाड़ी को रुकवाया और कैलाश चंद्र से पूछताछ की के साथ में स्वतंत्र गांवों के साथ में गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर कुल 18,25,000 रुपये बरामद हुए थे, जिसके बारे में कैलाश चंद्र से पूछताछ स्पष्टीकरण मांगा गया तो उसने बताया कि उपनिवेशन के अंदर कोई 3 फाइलों के अंदर डिक्री या फैसला हुआ था, उसके एवज में ये राशि ली गई थी। जो ये राशि वो यहाँ से लेकर जयपुर उपायुक्त उपनिवेशन नाचना के घर पे देना बता रहा है। ठीक है, पूरी होगी ना स्पष्ट। अभी स्पष्ट की जाएगी। उप निवेशन विभाग का वरिष्ठ सहायक ट्रैप हुआ 18,25,000 रुपए के साथ। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी रकम लेकर ये अपनी निजी कार में किसे देने जा रहा था, कहां इस रकम को आवंटित किया जाना था, ये पूरी रकम इसी की थी। इसी को लेकर तमाम जांच पड़ताल चल रही है और इसको लेकर आरोपी के घर और ठिकानों की तलाशी जारी है। और कोटा में धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक पर हमला किया। वारदात में 3 अन्य लोग भी घायल हुए। मामूली बात को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। चाकू, सरिया और तलवार को लेकर घर में घुसे थे। बदमाशों के खिलाफ पहले से कई मामले दर्ज हैं। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। और श्रीगंगानगर में हेरोइन तस्करी का मामला सामने आया। सीमा पार पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी का ये मामला था। पुलिस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। पिछले 6 महीने में पाकिस्तान से 35 किलो हेरोइन भारत आ चुकी है। ड्रोन के जरिए ड्रॉप की जाती है हेरोइन। तयशुदा समय और जगह पर हेरोइन को ड्रॉप किया जाता है। डिलीवरी करने की एवज में 1 लाख रुपए मिलते हैं। अजमेर के दरगाह इलाके में बीती रात खादिमों के 2 गुटों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। करीब 6 लोगों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर उसे लहूलुहान कर दिया। घायल अरबाजुद्दीन को जेएलएन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। पुलिस के अनुसार जोएब, हामिद, कासिम, बाबर समेत कुछ लोगों ने अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया। दरगाह थाने पर सूचना मिली कि पन्नीग्राम चौक में सैयद अरबाजुद्दीन चिश्ती नामक व्यक्ति ने चोटें मारी है जो और सीधा रुख करते हैं पीसीसी की तरफ, जहां सीएम अशोक गहलोत इस समय संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी सूर्या, नाम तो तेजस्वी सूर्या, और यहाँ पर आप देखिए किस काम के लिए आए। आप बताइए कि करौली के अंदर जो कुछ भी हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी, उसकी हम सब ने निंदा करी और उस वक्त ही मैंने कहा ये लोग आग लगाने का काम करते हैं, आपको याद होगा। और उसके बाद में लगातार इन्होंने एक इश्यू पकड़ रखा था करौली का। हमने तो करौली से जैसी घटना हुई मैंने 2 दिन तक राजनांदगढ़ के एसपी की मीटिंग ली, पुलिस अधिकारियों की बैठक करी 10 घंटा तक। इंस्ट्रक्शन दिए कि हमारे यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए जो करौली में हुई है।
एक तरफ तो हम लोग चिंतित थे कि रामनवमी आ रही है, धार्मिक उत्सव आ रहे हैं और पता नहीं ये करौली की घटना हुई है, कहीं और घटना बढ़ नहीं जाए। तो मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस विभाग ने, डीजी साहब ने खुद ने जो है जो ब्रीफिंग की मेरे सामने एसपीज की, होम सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग करी, ऐसी स्थिति बन गई पूरे एसपीज ने, जो पुलिस का कप्तान होता है जिले का, चाक चौबंद व्यवस्था करी कि रामनवमी जुलूस के अंदर सब धर्मों के लोगों ने फूल बरसाए, स्वागत किए और एक जगह घटना नहीं हुई। और देश के अंदर अनेकों राज्यों के अंदर दंगे भड़क गए, आग लग गई और उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। आप बताइए किसने अधिकार दिया आपको? ये अधिकार तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश के, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप जाके किसी का मकान तोड़ दो। आप बताइए क्या बीतती होगी जो निर्दोष भी है उसके अंदर। एक तो हमें कहते हो करौली के अंदर निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और एक तरफ क्या वो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार जाके उनके मकान को, क्योंकि अरेस्ट हो गए हैं, उनके मकान को बुलडोजर चला दो उस पर। एक आप बताइए, बुलडोजर चलाना, मकान को ध्वस्त करना पूरा जहाँ वो रहते हैं, क्या बीतती होगी। कल रात को मैं देख रहा था टीवी, क्या क्या मकान किस रूप में गिराए गए हैं, क्या वो रो रहे थे, गरीब लोग थे वो। और आपने कह दिया कि तो उनके नाम आ गए अभियोग के अंदर, अभियुक्त बन गए, मकान गिरा रहे हैं। ये अधिकार किसी के पास नहीं, ये अधिकार सिर्फ कानून के पास में। कानून अपना काम करे, उसके अंतर्गत आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कानून का राज नहीं रहेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा एक न एक दिन। आज जो खुश हो रहे हैं ना, हो सकता है उनको भी भुगतना पड़े, क्योंकि कानून का राज से देश चलता है, प्रदेश चलते हैं, शासन चलता है। उसकी धज्जियां उड़ा रहे लोग, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। जुडिशरी पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब छापे पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है देश के अंदर? ये देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और विशेषकर नौजवानों को समझना पड़ेगा कि देश किस दिशा में जा रहा है, वरना वो भुगतेंगे आने वाले जमाने के अंदर। बहुत हालात खराब है देश के अंदर। ये अम्बेडकर की बात करते हैं, जिंदगी में अम्बेडकर को कभी माना नहीं इन्होंने, उनको स्वीकार नहीं किया। और आज देखिए आप अम्बेडकर की जयंती मनाएंगे, गांधी जी को चुरा रहे हैं, सरदार पटेल के, कभी सरदार पटेल ने तो आरएसएस में बैन लगाया था, उसकी मूर्ति बना रहे हैं। तो चुनाव जीतने के लिए, राजनीति करने के लिए हथकंडे अपना रहे लोग। इनके हथकंडों को अगर देश नहीं समझा, प्रदेशवासी नहीं समझे, तो भुगतना एक दिन सबको पड़ेगा, मेरा मानना है। और अम्बेडकर की जयंती है, एक तरफ तो बढ़ चढ़ करके सब लोग अपनी बात करें। मैं कहना चाहूँगा, अगर अम्बेडकर को मानने वाले लोग तो नहीं हैं, और पूरे देशवासियों को चाहिए कि जो संविधान बना है हमारा, उसको पूरी दुनिया उसको सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारे संविधान की जो मूल भावना है, पूरी दुनिया के सब मुल्क उसकी कद्र करते हैं, और ये उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। खाली दिखावा के लिए अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो कब तो चलेगा ये। तो हमें तो बड़ी चिंता लगी हुई है कि अगर हमने समय रहते हुए इनको करारा जवाब नहीं दिया तो सबको भुगतना पड़ेगा, मेरा मानना है। और कोई पूछना आपको? सर, ओके, धन्यवाद। ईआरसीपी पर आप आंदोलन कर रहे हैं प्रदेश स्तरीय, और देखिए ईआरसीपी जीवनदायिनी है 13 जिले के लिए। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकल गया राष्ट्रीय परियोजना के बारे में चुनाव के वक्त में, उस वक्त की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी कोट करके उन्होंने कहा, पूरी बात उन्होंने कोट करी, जिलों के नाम लिए, अब उसके बाद बढ़ क्या जाता बताइए। क्या एक मंत्री को जो है, एक मंत्री की जो राजस्थान का ही हो, क्या वो एक काम नहीं कर सकता राजस्थान का? एक काम जब मुझे कहना पड़ता है काय का मंत्री है, अगर एक काम अपने प्रदेश के लिए 16 परियोजना चल रही देश के अंदर, एक परियोजना अभी लागू हुई है 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, कैन बेतवा मध्य प्रदेश, और वो यूपी की थी, पहले घोषित थी, लागू अब करी। तो क्या एक परियोजना राजस्थान जो सदियों से
सदियों से हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, अकाल सूखे पड़ते हैं, पानी नीचे जा रहा है, खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है, शरीर में बीमारी पैदा हो रही है। उस राज्य में अगर 13 जिले की योजना किसने बनाई है? मैंने नहीं बनाई है। ये योजना बीजेपी के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वक्त की बनी हुई है। वसुंधरा राजे तो हमारे हर काम को रोक देती थी, जब सरकार में आती थी हमारी योजना को रोक देती थी। हमारे विश्वविद्यालय हरदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी थी, बंद कर दिया। अम्बेडकर के नाम की यूनिवर्सिटी थी, उसको बंद कर दिया। आज तक यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के इतिहास में एक बार बनने के बाद कोई बंद नहीं हुई है। वसुंधरा राजे की शासन में 2 यूनिवर्सिटियाँ बंद की गई है। ये भी काला डब्बा था, मैंने वापस शुरू कर दोनों को। पर मैं कहना चाहूँगा जब ये स्थिति है तो वही आप मुझे बता दीजिए कि आप ये इतनी बड़ी परियोजना है उनके वक्त की बनी हुई है, आपके राज की। वसुंधरा जी के आज हो सकता है मतभेद हो आप पर पार्टी के अंदर, क्योंकि 5 साल उम्मीदवार बन गए उनके मुख्यमंत्री के, वो जाने उनका काम जाने, पर योजना तो उनके वक्त की बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने कोट किया उनको, उस योजना को आगे बढ़ाना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। हमारी ईमानदारी देखिए, 1000 करोड़ रुपये हमने चालू करके 1000 करोड़ रुपये खर्च कर दिए। 9600 करोड़ रुपये मैंने रखा, इस बजट में रखा है, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी मजबूत नहीं है, तभी रखा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट 13 जिले के लिए योजना है। क्या मतलब 40,000 करोड़ की योजना है। अगर केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करती है तो 5-7 साल में हो सकता है पूरी हो जाए। वरना जो रिफाइनरी जो है, जब हम लेके आए थे तो 40,000 करोड़ के लगभग था उसका DPR बना था। आज वो 74,000 करोड़ की होगी रिफाइनरी, 74,000 करोड़ की होगी। मैं कहना चाहता हूँ यही बात इसमें होगी। अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हुई, आने वाले वक्त में कितने 1000 करोड़ की होगी कोई पता ही नहीं पड़ेगा। इतना इम्पोर्टेंट काम ये है। बार बार मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय आगे आइए, आप अपना वादा निभाइए। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे 25 MP बने मेंबर पार्लियामेंट, उनके मुंह पे ताले लगे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ का, हमें गर्व होना चाहिए। मैंने जब पहली मीटिंग हुई थी सरकार बनने के बाद में, तो मैंने खुद ने जो है प्रधानमंत्री के साथ में ये बैठे हुए थे मंत्री जी, मैंने कहा था कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतना इम्पोर्टेंट विभाग बनाया, जल संसाधन मंत्री, जिसमें सिंचाई भी आती है और साथ में पीने के पानी में आता है, मिला के बनाया। मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं खुद राष्ट्रपति भवन में मीटिंग थी, वहाँ पर मैंने तारीफ करी है और मुझे आश्चर्य हो रहा कि एक मंत्री अपने राज्य की एक योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पा रहा है। उसके कारण पता नहीं ये योजना 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कोई नहीं कह सकता। स्टेट के बाद जैसे फंडिंग होंगे उतना धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और इसके एस्केलेशन हो जाएगा। जब एस्केलेशन हो जाता है पता नहीं वो कहाँ तक जाती है। मैं आज ही अपील करना चाहूँगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, आपकी योजना है, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। आपको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए और मंत्री जी को चाहिए सब काम छोड़ करके जाए प्रधानमंत्री के पास में। ये पूरे प्रदेशवासियों की इच्छा है, 13 जिले के लोगों में आक्रोश है। अगर हमने इसको नहीं घोषित किया राष्ट्रीय परियोजना तो बहुत बड़ा इश्यू बीजेपी के खिलाफ बन सकता है। ये जाके प्रधानमंत्री जी को कन्वे करना चाहिए उनको, तब जाके प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ेंगे। और मुझे विश्वास है कि अगर मंत्री जी कन्विंस करेंगे उनको तो उनको अपना वादा याद आएगा। और ये आपकी ERCP की योजना है, ये आपकी राष्ट्रीय परियोजना घोषित होकर रहेगी, ये मेरा मानना है। पौने 2 साल पहले बीजेपी इस तरीके से एक्टिव हो गई, अपनी तो चुनाव बहुत दूर है। भाई उनके पास धनबर बहुत हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रल बॉन्ड आए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब हम सुनवाई करेंगे। इनको सुनवाई करनी चाहिए थी शुरू से ही। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक तरफा पैसा जा रहा है 90%, 95%। दबाव हो रहा है इंडस्ट्रीज पर, पूरा पैसा जा रहा है इनकी किटी के अंदर बीजेपी के। सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है, 3 साल बाद सुनवाई हो रही है। वही CGI साहब कह रहे हैं हम सुनवाई शुरू करेंगे, कब करेंगे भगवान जाने। इतने बड़े बड़े इश्यू देश के अंदर हो गए हैं, कोई सोच नहीं सकता। अगर मीडिया वाले सोच रहे हैं बेचारे पर, उनके ऊपर दबाव है। वही बात लागू होती है लेखकों पर, साहित्यकारों पर, पत्रकारों के, जेल में जाना पड़ता है। ये देशद्रोही लोग हैं। तो क्या हो रहा है देश के अंदर? ये कोई मैं इस राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी लड़ाई क्या उनसे? हमारी कोई दुश्मनी है क्या? सत्ता तो बदलती रहती है। हमारा मानना है कि विचारधारा की लड़ाई आज है। अगर विचारधारा जो संविधान के अनुरूप है उसको नहीं बचाएगा देश के अंदर तो देश को भुगतना पड़ेगा, मेरा मानना। धन्यवाद आप सबको।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। एआरसीपी मुद्दे का जिक्र किया, साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला। कहा राजस्थान के होने के बावजूद एक योजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिलवा पा रहे। साथ ही साथ यूपी और मध्य प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा, जहां पर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। साफ तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह काम कोर्ट का है, कोर्ट किस तरीके से कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होती है, कोर्ट क्या फैसला देता है, लेकिन यह काम सरकार का नहीं है कि आरोपी के घर के ऊपर बुलडोजर चलाए जाए। उन्होंने करौली का उदाहरण भी दिया। कहा करौली में जितनी गिरफ्तारियां हुई है तो क्या राजस्थान सरकार को चाहिए कि वो उन लोगों के घरों पर जाकर बुलडोजर चला दे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात करने की कोशिश की, मीडिया से मुखातिब हुए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।